हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके इसके क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को आपके इसके लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था से पूछे। यानी कि आपके 2016 और 18 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उनसे संबंधित ही आपके 2023 यानी कि 22-23 में पूछे गए, उनको देखेंगे और उनके आधार पर ही हम 30 जुलाई को होने वाले पेपर की तैयारी करेंगे और बिल्कुल सटीक करेंगे और कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे, यानी कि आपके टोटल कितने में से 70 में से 8 से 9 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से बैठेंगे। अब आपसे मैं 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको कितने इनके आंसर याद है एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुख्यमंत्रियों का पदभार ग्रहण करने का सही क्रम, यानी कि आपको क्या मुख्यमंत्रियों के पूरे क्रम याद है कि कौन सा मुख्यमंत्री के बाद में कौन सा मुख्यमंत्री बना। ठीक है। दूसरा, राजस्थान के राज्यपाल नहीं है, यानी कि आपको पूरे राज्यपाल याद है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 22-23 में फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। एक बार आप पेपर निकाल के देख लीजिए, यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यानी क्या आपको राज्यपाल याद है राजस्थान के पूरे कि कौन सा राज्यपाल किसके बाद में था। इसी तरह राजस्थान विधानसभा के द्वितीय यानी कि दूसरे अध्यक्ष कौन थे। इसी तरह राजस्थान विधानसभा के विघटित करने का अधिकार किसको है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं, यानी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल, यानी कि कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से राज्यपाल थे। याद है आपको? याद नहीं है तो मैं कराऊंगा अभी आपको। इसी तरह फिर आपके अब 2016 और 18 में क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन लिए, 10 क्वेश्चन आपको देखने हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल, यानी कि कौन सा मुख्यमंत्री का कार्यकाल कब रहा, याद है आपको? याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा और मैं आपको याद मैं कराऊंगा। कौन सी राज्यपाल बनने से पूर्व लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। लोक सेवा यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएस, जिसको आप जानते हो, किसके कारण? बाबूलाल कटारिया के कारण। कौन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर रहे, यानी कौन से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद पर रहे। इसी तरह मुख्यमंत्री राज्यपाल को सम्मिलित कीजिए। कौन मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे, किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे। एक क्वेश्चन है। अब आपको इनमें से कितने आए ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको पूरा ही कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो आप ध्यान देना। इनमें से अब आपके 5 क्वेश्चन 2 शिफ्ट में पूछे गए, केवल 21 और 22 दिसंबर को ग्रुप ए और बी के ही प्रश्न लिए हैं। मैंने सी डी के नहीं लिए, लेते तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते। तो आप देखिए आपको किस तरह से याद करना है और पूरे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। पहले हम देखते हैं, पहले हम महिला राज्यपालों को नाम ध्यान देखेंगे, उसके बाद में कुछ राज्यपाल ऐसे हैं जिनका, यानी कि 3 तो आपके महिला राज्यपाल और 3 ही आपके सिंह है, यानी कि सिंह। ठीक है, 3 ही महिला राज्यपाल है और 3 ही सिंह जिनके पीछे पुरुष है, यानी कि जो सिख थे वो थे। तो आप कैसे याद करोगे? पापा और माँ। प से प्रतिभा पाटिल, प से प्रभा राव, म से मार्गरेट अल्वा। राजस्थान में केवल 3 ही महिला राज्यपाल रही है। कौन कौन सी? प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी और भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी। ठीक है। प्रभा राव ऐसी महिला थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। प्रथम महिला कौन? प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? कौन सी थी? आपके प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा और प्रतिभा पाटिल। ठीक है। अब आपको तीनों में ही देखना है, गुरुमुख निहाल सिंह और दरबारा सिंह, जोगेंद्र सिंह, यानी कि आपके 3-4 ही राज्यपाल है जिनके पीछे सिंह है। अब तीनों में ही आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, आपका बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसा गुरुमुख निहाल सिंह, आपको पता है गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे और सर्वाधिक कार्यकाल भी इनका ही था। राजस्थान के से राज्यपाल जिनका सर्वाधिक कार्यकाल था, ये राज्यपाल बने थे 1956 में। कब? 1956 में। इससे पहले कौन थे? मान सिंह थे। ठीक है, वो बाद में स्पेन के राजदूत बना दिए गए थे। दूसरा देखिए दरबारा सिंह भी प्रथम, जैसे यहाँ प्रथम आया प्रथम राज्यपाल, ऐसे ही दरबारा सिंह प्रथम मतलब पद पर रहते हुए प्रथम मृत्यु किसको हो गई थी? दरबारा सिंह को हो गई थी। और सबसे कम कार्यकाल किनका रहा? दरबारा सिंह का। और सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? गुरुमुख निहाल सिंह, यानी कि 3 सिंह याद रखने हैं आपको और तीनों सिंह में प्रथम आएगा। जैसे गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल, दरबारा सिंह में प्रथम पद पर रहते हुए मृत्यु और जोगेंद्र सिंह प्रथम जिन्होंने त्यागपत्र दिया था, यानी कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने सर्वप्रथम त्यागपत्र दिया था, जोगेंद्र सिंह। ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी इनमें दिक्कत नहीं होगी। अब आपको जोगेंद्र सिंह फिर भी याद नहीं हो रहा हो तो फिर याद करा दो आपको। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के जो सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुगाड़िया थे। मोहनलाल सुगाड़िया जब राजस्थान के राज्यपाल थे तब राजस्थान में 1967 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
उसके बाद में जब कांग्रेस का विभाजन हो गया, इंदिरा कांग्रेस अलग हो गई और एक कांग्रेस अलग हो गई, तब मोहनलाल सुगाड़िया दूसरे खेमे में थे, यानी कि इंदिरा गांधी के खेमे में नहीं थे। यानी कि इंदिरा गांधी मोहनलाल सुगाड़िया से नाराज चल रही थी। जब 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने मोहनलाल सुगाड़िया को हटा दिया और उस समय जब लंदन में वो थे बरकतुल्ला खां, यानी कि बरकतुल्ला खां को लंदन से भारत में बुलाया और राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया। प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री किसको बना दिया? बरकतुल्ला खां को। अब बरकतुल्ला खां को इंदिरा गांधी ने राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद में 1-2 साल ही रहने के बाद में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु? इनके बरकतुल्ला खां, यानी राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। कौन? बरकतुल्ला खां। पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी और प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, अब मृत्यु हो गई तो यानी कि उनके समय बरकतुल्ला खां के समय कौन था राज्यपाल? जोगेंद्र सिंह। अब आप इस तरह से याद कर सकते हो, जोगेंद्र सिंह जिन्होंने प्रथम त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र क्यों दिया? क्यों? बरकतुल्ला खां की मृत्यु हो गई। यानी किसके समय? जैसे आपको सुमित राय कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से राज्यपाल थे, ये याद करने के तरीके हैं जो आपको याद करना है। इसी तरह भैरव सिंह शेखावत के समय कौन मुख्यमंत्री थे? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक कौन थे? भैरव सिंह शेखावत के समय तिलक थे। यानी कि शेखावत आपके राजपूत होते हैं। राजपूतों में जो तिलक लगाकर क्या किया जाता है? उनको राज्याभिषेक किया जाता है। यानी कि शेखावत साहब का तिलक लगाकर तिलक किया गया, यानी कि उनका तिलक किया गया। किनका? शेखावत साहब का तिलक। अब आपको यहाँ पर आया है, ये एक क्वेश्चन आया है कि जैसे ये कौन से राज्यपाल बनने से पूर्व लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? यानी कि आपकी क्वेश्चन आ रहा है कि आरपीएससी के सदस्य, आरपीएससी के सदस्य। अब आप देखोगे आरपीएससी में आर है, क्या है? आर से क्या बन रहा है? र से क्या बन रहा है? रघुकुल तिलक। रघुकुल में आगे क्या है? रघुकुल तिलक आरपीएससी के सदस्य रहे। इस तरह से आप कुछ मैं आपको याद करने की बता दूंगा, तो आपको इस तरह से पूरे याद हो जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसी तरह मोहनलाल सुगाड़िया के समय कौन रहे? संपूर्णानंद के समय ही राजस्थान में 1967 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। संपूर्णानंद, इनके सुगाड़िया सर से क्या बन रहा है? संपूर्णानंद। ठीक है, क्या बन रहा है? संपूर्णानंद। वसुंधरा राजे के समय कौन थे? मदन लाल खुराना ये थे। अब आपको कुछ क्वेश्चन और याद करने जो आपके काम आएंगे। ठीक है, टीकाराम पालीवाल। एक बात और कि आप ध्यान दीजिएगा कि आप देखने के बाद भी इनको जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल है, छोटा है, क्योंकि सब्सक्राइब उतने नहीं बढ़ते जितने आप देखते हो। तो दूसरा जो वीडियो है, जो आप दूसरा चैनल देखते हो यूट्यूब पर, उनको तो आप शेयर करते हो, तो पता नहीं आप हमारे यूट्यूब को, या तो आपको कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई में कोई कमजोरी लग रही होगी या फिर कुछ न कुछ दिक्कत हो। अगर आपको कुछ दिक्कत हो कमेंट में जरूर कमेंट करें कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा या हमारी मेहनत में कुछ कमी है, तो उसको हम जरूर सुधार करेंगे ताकि हमारा जो मकसद है आपको पढ़ाने का, समझाने का, वो पूरा हो सके। तो आगे देखिए, वसुंधरा राजे के समय कौन थे? मदन लाल खुराना। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया, आपके क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे? आपको पता होगा राजस्थान की जो मुख्यमंत्री थे निर्वाचित, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। निर्वाचित, ध्यान रखना, निर्वाचित। और एक होता है मनोनीत। मनोनीत का मतलब होता है जिसका चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया गया उसको मनोनीत बोलते हैं। मनोनीत कौन थी? हिरालाल शास्त्री। मनोनीत और निर्वाचित दोनों कौन थी? हिरालाल शास्त्री। लेकिन अगर निर्वाचित बोले जनता के द्वारा, सर्वप्रथम जो निर्वाचित थे कौन थे? टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल प्रथम उप मुख्यमंत्री भी रहे, यानी कि ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों रहे। इसी तरह जे नारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत ऐसे जो मुख्यमंत्री थे जो किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे और सीधे ही क्या बन गए? ये मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरह आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, जैसे अशोक गहलोत, बरकतुल्ला खां और भैरव सिंह शेखावत, ये 3 मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने बिना विधानसभा का सदस्य, यानी कि बिना विधायक रहते हुए भी मुख्यमंत्री बन गए थे। बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा था और बाद में इन्होंने सदस्यता ग्रहण की और मुख्यमंत्री बने। जैसा ये प्रावधान भी है कि कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री या कोई मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर अंदर या तो विधानसभा का, या अगर केंद्र में है तो उसको लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा। किन्होंने? अशोक गहलोत, बरकतुल्ला खां और भैरव सिंह शेखावत ने इन तीनों लड़ा। इसी तरह अब आपके नया क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राज्यपाल से संबंधित, यानी कि कौन से मुख्यमंत्री किस राज्य के राज्यपाल रहे। जैसे मोहनलाल सुगाड़िया को राज्यपाल बनाया गया आंध्र प्रदेश का, शिवचरण माथुर को बनाया गया असम का, जगन्नाथ पहाड़िया जी को बनाया गया बिहार का और गुलाब चंद जी कटारिया को बनाया गया अभी असम का।
इसी तरह हीरालाल देवपुरा राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे। हरिदेव जोशी जिन्होंने 10 बार लगातार विधायक का चुनाव जीता, यानी कि हरिदेव जोशी ने लगातार 10 बार, कितनी बार, 10 बार लगातार इन्होंने विधायक का चुनाव जीता, यानी कि 50 साल तक ये विधायक रहे, जो रिकॉर्ड है। और इनका संबंध बांसवाड़ा से, और ये 3 बार विधायक रहे, कितनी बार, मतलब सॉरी 3 बार मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। अब देखो इनमें से कौन कौन से, जैसे राजस्थान विधानसभा के तृतीय अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको याद रखना है। जैसे नरोत्तम जोशी प्रथम राजस्थान के अध्यक्ष थे, कौन थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे। इसी तरह राजस्थान विधानसभा को विघटित करने की जो करने अधिकार है, यानी कि राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसको है, ये राज्यपाल को, किसको है, राज्यपाल को है। लेकिन अगर आपके आ सकता है कि राजस्थान की पंचायती राज को, ध्यान रख देना, पंचायती राज को विघटित करने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को, किसको है, राज्य सरकार को, राज्य सरकार को है। यानी कि प्रथम कौन थे, नरोत्तम जोशी थे, झुंझुनू से थे, जो प्रथम अध्यक्ष थे राजस्थान विधानसभा के। इसी तरह पंचायती राज को विघटित करने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसी तरह राज्यपाल को तो किसको, विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। जैसे आपने सुना होगा कि जो आरपीएससी के जो सदस्य है, जैसे अभी बाबूलाल कटारा जो अभी घूस कांड में पेपर लीक में पकड़े गए, तो उनको निलंबित तो केवल राज्यपाल कर सकता है, लेकिन पद से बर्खास्त करना राष्ट्रपति का काम है। ये जरूर ध्यान रखना, निलंबन तो कौन कर सकता है, राज्यपाल, लेकिन उनको पद से जो बर्खास्त करना या उनकी सेवा से बर्खास्त करना वो राष्ट्रपति ही कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। ये ध्यान आपको जरूर रखना है। इसी तरह ये चीजें आपको बिल्कुल याद होगी क्या है क्या नहीं है। इसी तरह आप सिलेबस देख लेना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, आरपीएससी, राज्य मानवाधिकार आयोग, पंचायती राज और विधानसभा। तो आपके इस 2022 में केवल विधानसभा वाला एक नया टॉपिक जुड़ा है, जिसको दोबारा आपको देखना है। अगर आपके पास पुरानी गाइड है तो विधानसभा को जरूर देखना है, क्योंकि बहुत सी बार अपन पुरानी गाइड से पढ़ते हैं तो ये एक नया टॉपिक जुड़ा है आपकी विधानसभा। तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और मैं आपका जो पूरा सिलेबस है इसी तरह से आपका पूरा कंप्लीट कर दूंगा, और आपके एक शॉर्ट नोट्स में तैयार करवा दूंगा, ताकि आपको एक दिन में आप पूरे की पूरी राजस्थान जीके या आपकी भारत के जीके पढ़ के जाओ और आपका सिलेक्शन पक्का हो। यही मेरी प्रयास रहेगा कि आपका इस बार किसी भी हालत में सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यही उम्मीद के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका आरवी मानुषी पर दोबारा स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट पेपर जीके के लिए जितने आपके क्वेश्चन थे या जितने आपके शॉर्ट नोट्स थे या आपके 2022 में जो आपके रद्द हुए थे पेपर, उन सब पेपरों का विश्लेषण या आपके कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, सब शॉर्ट तरीके से आपकी रिवीजन के लिए, एक तरीके से आपके बहुत अच्छे मार्क्स के लिए हमने आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर उपलब्ध करवा दिए हैं। आप प्ले स्टोर से वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, ताकि आप बार बार उनका रिवीजन कर सके और आपकी तैयारी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि यानी कि भारतीय संविधान, अब बहुत से बच्चों ने पहले देखा था तो आपको बता दें, वो कल ही यानी कि 28 जून को कल ही हमने लॉन्च किया है। तो अब आपको आज से ही वो सब कुछ प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर मिल जाएगा। साथ में हम आपको, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो हम आपको नंबर दे देंगे, उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय विदेश नीति के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल आसान टॉपिक है और इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से सही होंगे। अगर मैं बात करूं, भारतीय संविधान में कुल मिलाकर आपके 6 टॉपिक है और 6 टॉपिक से आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं आपके 21 दिसंबर को जब आपका पेपर हुआ था सामाजिक विज्ञान वालों का, तो उसमें इससे संविधान से आपके 16 से 18 क्वेश्चन पूछे गए। साथ में ही आपकी हिंदी वालों से इसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए भारतीय संविधान से। 6 टॉपिक में से आपके 2 टॉपिक है भारतीय विदेश नीति और नेहरू का योगदान, और दूसरा टॉपिक है भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रशासनिकता, यानी कि वर्तमान में जो चर्चित मुद्दे हैं उनके बारे में। तो इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए और आगामी किस तरह से आपके पूछे जाएंगे, इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर बात करो तो 2016 से 18 के बीच में आपके क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह से पूछे गए, किस यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, यानी कि कोफी अन्नान को दिया गया, यानी कि किस महासचिव को, आपको पहला महासचिव कौन सा था, अभी कौन सी महासचिव है, ये आपको ध्यान रखना होगा।
इसी तरह इंदिरा सरकार ने यानी कि इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र के रूप में मान्यता कब दी, तो 6 दिसंबर 1971 में ये मान्यता दी थी। यानी कि कहां से पूछा गया, आपके संयुक्त राष्ट्र से पूछा गया, और ये भारतीय विदेश नीति से पूछा गया, यानी कि वही है। और शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए, 1972 में हुए, यानी कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद में ये हस्ताक्षर हुए। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आगामी जो भर्ती है आपकी 30 जुलाई को, उसमें भी ऐसे के ऐसे आपके प्रश्न छपने वाले हैं। इसी तरह ग्रीन पीस संगठन की स्थापना कब हुई, 1971 में हुई। यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल सितंबर 2018 तक कितना हुआ, 14 वर्ष तक हो गया। भारत अभी यूएनओ में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। अब आपके इसी बार जो करंट में अभी आपके दिसंबर में हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछे गए, कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले बता दिया। भारत के जो प्रथम श्रम मंत्री थे, प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, आपके प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम, जगजीवन राम। अब जगजीवन राम के बारे में बहुत से रोचक तथ्य हैं, यानी कि ये मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसमें उप प्रधानमंत्री भी रहे, और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम कांग्रेस के 1950 में इसके अध्यक्ष भी रहे। साथ में जगजीवन राम भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्वाधिक समय तक मंत्री रहे। भारत में सर्वाधिक समय तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड किसका है, जगजीवन राम का ही है। यानी कि इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ, 1955 में हुआ, इंडोनेशिया में। इसके बारे में चर्चा करेंगे, सबके बारे में। वर्तमान गुटनिरपेक्ष में कितने सदस्य है, वे की वे क्वेश्चन है। बिल्कुल भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है, वे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ से, विदेश नीति या नेहरू का योगदान या संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा, यानी कि इसमें कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि आपको बता दूं, भारत 1947 में जब आजाद हुआ था तो प्रथम एशियाई सम्मेलन, यानी कि उस समय एशिया में सबसे अधिक ताकतवर भारत को माना जाता था। यानी कि भारत को इसलिए क्योंकि भारत उस समय लोकतांत्रिक देश था और आजाद हुआ, और उस समय चीन भी भारत की जो जीडीपी के हिसाब से पीछे था। तो भारत में प्रथम एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया 1947 में। 1947 में जब भारत में यह आयोजन किया गया तो उस समय जब विभाजन हुआ तो हिंदू, सिख, मुस्लिम धर्मों के जो सांप्रदायिक एक तरह से दंगे हुए। दंगे होने के बाद में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए 1950 में एक समझौता किया गया, नेहरू लियाकत समझौता। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए 1950 में नेहरू लियाकत अली समझौता किया गया। इसी तरह 1954 में अब क्या हुआ, 1954 में तिब्बत की सुरक्षा के लिए, यानी कि चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई 19 अप्रैल 1954 को भारत में आए। यानी कि चाओ एन लाई, यानी कि आप इस तरह से याद कर सकते हो, चाचा नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते हैं, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। से क्या बनेगा, चाओ एन लाई, और नेहरू से जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंचशील समझौता हुआ 19 अप्रैल 1954 को। 19 अप्रैल 1954 को चाओ एन लाई और नेहरू के बीच में पंचशील समझौता हुआ। तो दोनों के बीच में हुआ। इनके माध्यम से यह कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे के देशों की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, अखंडता का सम्मान करेंगे, शांति से सभी समझौतों को सुलझाएंगे। इस तरह से 5 समझौते किए गए। उसके बाद में 1950 में जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध में 2 गुट थे, यानी कि एक तो था अमेरिका का गुट, एक था सोवियत संघ का गुट। यानी कि शीत युद्ध प्रारंभ होगा, दोनों गुट अपने अपने जो संगठन थे उन सदस्य संगठन में अधिक देश जोड़ना चाहते थे। तो इसलिए भारत ने और अनेक देशों ने एक 1955 में बांडुंग में इंडोनेशिया में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में लगभग 29 देश शामिल हुए, और इस 29 देशों में आपकी क्वेश्चन आएगा कि किस सम्मेलन में सर्वप्रथम गुटनिरपेक्षता का विचार का जन्म हुआ। तो बांडुंग सम्मेलन में 1955 में ही गुटनिरपेक्षता का विचार का जन्म हुआ। इसके बाद में इसको मूर्त रूप देने के लिए गुटनिरपेक्षता को एक तरह से मूर्त रूप देने के लिए 1961 में गुटनिरपेक्षता की स्थापना की गई, और इसमें 25 देश उस समय थे। यानी कि 1961 में स्थापना के समय उस समय 25 देश थे, और वर्तमान में आपके पूछा गया कितने सदस्य देश है, तो वर्तमान में 120 सदस्य इसमें देश है। और उस समय नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नासिर और मार्शल टिटो इसके गुटनिरपेक्षता के जन्मदाता माने जाते थे। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, नासिर मिस्र के थे, और मार्शल टिटो यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री थे। तो इस कारण गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में, यानी कि यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में इसका सम्मेलन हुआ। और गुटनिरपेक्षता का ये होता है कि जिस देश में गुटनिरपेक्षता का सम्मेलन होता है वहां का ही इसका अध्यक्ष होता है।
तो गुटनिरपेक्षता का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मार्शल टिटो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, क्योंकि इसका प्रथम जो सम्मेलन हुआ वो बेलग्रेड में आयोजन हुआ। आपको भी पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी सरकार में 1983 में भारत में अभी एक बार गुटनिरपेक्षता का जो सम्मेलन आयोजन हो चुका है। कब? 1983 में। अब आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद में गुटनिरपेक्षता 2.0 का आयोजन किया गया। यानी एक 2.0 क्या है? 2.0 का मतलब है 2012 में गुटनिरपेक्षता का एक नया दस्तावेज जारी किया गया, क्योंकि 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया। अब शीत युद्ध का अंत होने के बाद में गुटनिरपेक्षता के बारे में कहा गया कि इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, यानी एक समाप्त हो चुका है, तो इसके बारे में गुटनिरपेक्षता 2.0 जारी किया गया। इसके बाद में गुजरात सिद्धांत, क्योंकि इसमें मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन यहां से पूछे जाने की संभावना है, यानी कि क्वेश्चन कहां से उठेंगे यही बताने का उद्देश्य है। बाकी मैंने आपको ऐप पर पूरी डिटेल के साथ सब कुछ आपको शॉर्ट में समझा दिया है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन छपेंगे और छपने वाले हैं, तो आप वहां पर पूरी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे। गुजराल सिद्धांत 1996 में आया। अब गुजराल सिद्धांत आया तो आपके ये तो पूछेगा गुजराल सिद्धांत किसने दिया? इंद्र कुमार गुजराल ने। लेकिन क्वेश्चन अब आपको नहीं पूछ सकता है कि गुजराल सिद्धांत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल भी रहे, लेकिन उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो एच.डी. देवेगौड़ा थे। यानी कि एच.डी. देवेगौड़ा के समय 1996 में गुजराल सिद्धांत दिया गया, जब इंद्र कुमार गुजराल भारत के विदेश मंत्री थे। इनको आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद में लुक ईस्ट नीति, यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति 1991 में आई, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। उसके बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि केवल पूर्व की ओर देखो ही मत हो, अब पूर्व की ओर कार्य भी करो, कुछ काम करो। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट नीति और पूर्व की ओर देखो की नीति, ये दोनों नरेंद्र मोदी के द्वारा ली गई। इसके बाद में आसियान संगठन है। आसियान संगठन की स्थापना 1967 में हुई, लेकिन आसियान में आगे अ है तो आगे 8 में भी है, तो इसमें सब जब स्थापना हुई तब इसमें आसियान में 8 सदस्य देश थे। वर्तमान में इसमें 10 सदस्य हैं। कितने हैं? ये 10 सदस्य है। दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों का संगठन है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको इसी तरह आसियान में कौन कौन से देश है ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सिंगापुर या फिर आपको थाईलैंड, इस तरह के आपके पूरे देश है 10। सार्क की स्थापना 1985 में हुई, और सार्क में आगे स है तो आगे 7 में भी स है, तो जब स्थापना हुई थी तब इसमें 7 सदस्य थे। वर्तमान में इसमें 8 सदस्य है, और इसका नया सदस्य है अफगानिस्तान। अभी सार्क की कोई नियमित बैठक नहीं होती है पाकिस्तान और भारत के मुद्दे के कारण। इस कारण अभी आपके पूछा गया भारत की आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ये आपके सामाजिक विज्ञान में अभी 21 दिसंबर को पूछा गया था। तो आइजनहावर भारत की प्रथम यात्रा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1959 में यहाँ की भारत की यात्रा की थी। इस तरह से हम समझेंगे कि हम एक एक टॉपिक लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नेहरू योगदान क्या था? इस तरह से हम 1-2 वीडियो में पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। देखो ये वीडियो में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं निकला हमारे वीडियो से, यानी कि पूरे के क्वेश्चन वहीं बैठते हैं। यानी कि हमें उम्मीद है कि हमारे वीडियो और हमारे जो ऐप पर दिए हुए हैं उनके माध्यम से आपके 80% से अधिक अंक आने की पूरी संभावना है, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आरवी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 30 जुलाई को होने वाले एग्जाम का पाठ्यक्रम आपको अच्छे से पता है। अगर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 100 क्वेश्चन में से अगर आप देखोगे तो 30 से 35 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के आते हैं, और आपके 16 से 17 क्वेश्चन संविधान से आते हैं। 16 से 17 क्वेश्चन आपके संविधान से आते हैं। इस तरह से आपके दोनों विषयों से 50 से 60 के बीच में आपके क्वेश्चन केवल 2 ही विषय के, संविधान के और राजस्थान जीके से आते हैं। और करंट अफेयर के मान ले तो करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपके 65 से 70 क्वेश्चन केवल आपके 3 विषयों से ही हो जाते हैं। राजस्थान जीके आपकी बिल्कुल अच्छी होती है, संविधान भी मैं आपको बिल्कुल अच्छा करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होने दूंगा। अगर बात करूँ तो आपके कुछ आपके विदेश नीति के भी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के भी है, उससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपके पाठ्यक्रम है अधिनियम 1919-1935 से आपके इससे 2 क्वेश्चन आपके 2013 से लेकर 2020 तक 22 तक पूछे गए, जो आपको बताऊंगा और आपको क्या क्या याद करना है। इसी तरह संविधान निर्माण और विशेषताओं से आप 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल अधिकार से 1 क्वेश्चन, मूल कर्तव्य से 1 क्वेश्चन, नीति निर्देशित से 1 क्वेश्चन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह राजनीतिक दल से 1 और दबाव समूह से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जैसा कि आपको बता दूं, दिसंबर 2022 में यानी कि 22 दिसंबर को जिस शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें से आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो हर एक आपके पेपर में इससे 10 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके भारतीय विदेश नीति या संयुक्त राष्ट्र संघ जो नेहरू की भूमिका है उनसे आते हैं। जैसा प्रारूप समिति का कौन सदस्य थे या किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दलों में सीपीआई और सीपीआईएम में विभाजन हुआ, आपने पेपर देख लिया होगा, मिलान कर लिया होगा, यही क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद से मिलान करना था आपको। भारतीय राष्ट्रपति किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र सौंपता है, संबोधित कर, यानी कि आपको 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि बहुत सी बार आता है कि नहीं है या है, इन पर विशेष आपको ध्यान देना है। नहीं है जहां पर लास्ट में पूछते हैं कि निम्न में से सम्मिलित है या निम्न में से सम्मिलित नहीं है, तो आपको नहीं है और है में कंफ्यूजन हो जाएगा, जिससे 2-5 क्वेश्चन आपके सिंपल वाले गलत हो सकते हैं। जैसा कि बहुत सी बार आरोही अवरोही में गलत हो जाते हैं। एक अभ्यर्थी ने मेरे फोन किया कि सर जो अरावली पर्वत की श्रेणियों का जो क्रम पूछा गया था आरोही, मैंने वहां पर बिल्कुल सही किया था लेकिन मैंने अवरोही कर दिया, बाद में आकर देखा तो मैं आरोही के चक्कर में अवरोही कराया। तो इन पर विशेष ध्यान देना है। सबसे अच्छी बात यही है कि आपको पेपर करना आना चाहिए, जो हमने आपको आर्य मानुष्य स्टडी ऐप में अच्छे से बताया है। आपने ज्वाइन कर लिया होगा और आपने देख लिया होगा एक एक चीज किस तरह से हमने क्वेश्चन को कलर किया है और किस तरह से आपको दिया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा आर्य मानुष्य स्टडी ऐप और उसमें आपको ज्वाइन करना होगा और ज्वाइन करने के बाद में आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। इसके बाद में किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में देद शासन के स्थापित किया गया, ठीक है, अधिनियम पूछ लिया गया आपके। कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत बताता है, मूलाधिकार पूछ लिया। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत थी, आपके संविधान निर्माण से पूछ लिया गया। कौन सा भारत में असमुदायिक दबाव समूह नहीं है, दबाव समूह से पूछ लिया गया। इस तरह से आपके प्रत्येक क्वेश्चन में से प्रत्येक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आपको किस तरह से तैयार करना है, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूं जो आपको याद करना है। जैसा कि आपको संविधान सभा याद करनी है, संविधान सभा के बारे में आप सभी को पता है, लेकिन मुख्य मुख्य चीजें आपको याद करनी है। जैसा कि संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। 2 उपाध्यक्ष कौन कौन थे, एक तो थे कृष्णाचारी, एक थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, यानी कि मुखर्जी का पूरा नाम क्या है, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, क्योंकि बहुत से नाम आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लेकिन इनका नाम क्या था, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। 2 उपाध्यक्ष थे। इसी तरह संविधान सभा में 2 अध्यक्ष थे। कितने अध्यक्ष थे, 2। एक कौन थे, एक थे राजेंद्र प्रसाद और एक थे जीवी मावलकर। अब आप सोचोगे 2 अध्यक्ष कैसे थे, क्योंकि संविधान सभा ने जब तक भारत की संसद का गठन नहीं हो गया, जब तक चुनाव नहीं हो गया, तब तक संविधान सभा ने ही भारतीय संसद के रूप में कार्य किया था। जब संविधान सभा के रूप में इसकी बैठक होती थी तब राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष करते थे और संविधान सभा के रूप में जब संसद की बैठक होती थी तब जीवी मावलकर इनकी बैठक की अध्यक्षता करते थे और जीवी मावलकर ही भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और इनके खिलाफ सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ ही लाया गया था। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति थे तो आगे राष्ट्र है और राष्ट्र ध्वज में भी आगे क्या है, राष्ट्र है, यानी कि राजेंद्र प्रसाद राष्ट्र ध्वज समिति के भी अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं संविधान में लगभग अभी तक 20 अनुच्छेदों को तो समाप्त किया जा चुका है। कितने अनुच्छेदों को, 20 अनुच्छेदों को हटा दिया गया है संसद के द्वारा और 90 अनुच्छेदों को जोड़ा गया है अभी तक और 4 भागों को संविधान में जोड़ा गया है। कौन कौन सी भाग है, 4 आपकी आएंगे मिलान वाले, कौन कौन सी भागों को जोड़ा गया है, कौन कौन से हटाया गया। तो आपके 4 क, 9 ख और 14 क, इन 4 विभागों को जोड़ा गया और 4 अनुसूचियों को यानी कि जोड़ा गया। पहले 8 अनुसूचियां थी, अब 12 अनुसूचियां हो चुकी है। प्रस्तावना के बारे में देखना है। प्रस्तावना में आगे क्या है, प। पालकी वाला में क्या है, प। परिचय पत्र में आगे क्या है, प। यानी कि किस व्यक्ति ने, यानी कि पालकी वाला जो व्यक्ति था, पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। यानी किसने संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा, तो पालकी वाला ने कहा। तीनों में प है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसी तरह प्रस्तावना में क्योंकि कथन आते हैं आपके यहाँ पर देखो, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये सब आपको स्पष्ट कर दूंगा। कृष्णस्वामी यानी कौन, ये उपाध्यक्ष कृष्णस्वामी ने कहा कि प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। किन कालीन का, दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इनके प्रस्तावना को किसने दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा, तो कृष्णस्वामी ने कहा। सपनों किस तरह से याद करोगे आप, कृष्ण और सुदामा, इस तरह से याद कर सकते हो। कृष्ण से कृष्णस्वामी, सुदामा से सपनों, यानी सपनों। कृष्णस्वामी ने क्या कहा, सपनों का विचार। सुदामा से क्या बना सकते हो, सपनों से।
मूल अधिकारों में आपको सबको पता है 7 अधिकार थे, 6 रह गए। कौन कौन सा अधिकार है ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन आपको कुछ याद करने जो केवल आपके यूनिक पूछते हैं, जो मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। मूल अधिकार में 15, 16, 19, 29, 30 अनुच्छेद, मूल अधिकारों की 15, 16, 19, 29, 30 अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। यानी कि इन अनुच्छेदों के केवल मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। आपके पूछ सकता है वहां पर ऑप्शन में कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 3 ऑप्शन इसमें से आ जाएगा और एक ऑप्शन अलग अनुच्छेद का आ जाएगा। इसी तरह आपके पूछेंगे अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, जैसे सेवा करने की स्वतंत्रता, आवास बनाने की स्वतंत्रता, परिवहन करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, प्रेस की बोलने की स्वतंत्रता। तो इस तरह की 6 स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। लेकिन इन 6 अधिकारों को, जो 19 के 6 अधिकारों को कब समाप्त किया जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान देना है आपको। क्योंकि भारत में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है या फिर आपातकाल की घोषणा की जाती है, जैसे अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की जाती है केवल 3 आधारों पर। कितने आधारों पर? 3 पर। एक तो युद्ध पर, विदेशी आक्रमण पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। यानी कि केवल आपातकाल की घोषणा 3 आधारों पर की जा सकती है, युद्ध, विदेशी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो 6 अधिकार है, जो 19 अनुच्छेद 19 में जो 6 अधिकार है, उन 6 अधिकारों को केवल 2 ही आधारों पर निलंबित या स्थगित किया जा सकता है। कौन कौन से पर? जब युद्ध हो या फिर किसी देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया हो, तभी इनको स्थगित किया जा सकता है। लेकिन भारत में अगर सशस्त्र विद्रोह हो गया अंदर, तब इनको स्थगित नहीं किया जा सकता। ये आपको ध्यान देना है अगर आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ ले, जैसा कि आपके समाज विज्ञान वालों के शिफ्ट में पूछे गए थे। इसी तरह नीति निर्देशित तत्वों की बात करें तो नीति निर्देशित तत्वों में मिलान वाले आते हैं। अगर बात करें तो कौन से संशोधन के द्वारा कौन कौन से तत्व जोड़े गए, ये भी आपको ध्यान रखना है मिलान वाले में। जैसा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 4 तत्व जोड़े गए। कौन कौन से? 39 है, 39, 43A, 48 है। 39A में बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है, 39 कानूनी सहायता से संबंधित है, 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है, 48 है पर्यावरण और वन्य जीवों से संबंधित है। इसी तरह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 38वां अनुच्छेद में जोड़ा गया अवसरों की असमानता का, और 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 43B यानी कि सहकारी समितियों को गठन से संबंधित। अब आपको यह महत्वपूर्ण ध्यान देना है, सहकारी समितियों से संबंधित ये 43B में है, जो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन साथ में ही आपके आ सकता है कि निम्न में से कौन सा मूलाधिकार नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि सहकारी समितियों को गठन करने का अधिकार अब एक मूल अधिकार बन चुका है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 97वें संविधान संशोधन के द्वारा अब सहकारी समितियों का गठन करने का अधिकार एक मूल अधिकार भी है। जैसे स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, या फिर आपके स्कूल, जो बच्चों के स्कूल जाने का अधिकार, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह मूल कर्तव्य की बात करें, मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है, या कहाँ से लिए गए, संघ से लिए गए, कब जोड़े गए, ये मूल पाठ नहीं था। लेकिन इसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? मूल कर्तव्यों के लिए एक समिति का गठन किया गया, सोन सिंह समिति गठन किया गया। तो इस समिति ने कुछ सिफारिशें की जो आपको ध्यान रखनी है। सोन सिंह समिति ने कहा कि मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ हो, यानी कि एक ही अलग पाठ हो, यानी कि जिस संविधान में मूल अधिकारों का एक अलग पाठ है, या फिर आपके जो संविधान सभा का केंद्र सरकार का अलग भाग है, तो इसका एक अलग पाठ हो। साथ में संविधान में कुल 8 मूल कर्तव्य हो, और मूल कर्तव्यों का पालन न करे तो दंड का भी प्रावधान हो। यानी कि सोन सिंह समिति ने कहा कि अगर मूल कर्तव्यों का कोई पालन नहीं करे तो उसके लिए क्या हो? दंड का प्रावधान भी हो। लेकिन सरकार ने उस समय सोन सिंह समिति को सिफारिश को बिल्कुल भी नहीं माना। केवल उसके 8 मूल कर्तव्यों में से केवल एक ही मूल कर्तव्य लिया गया। कितने मूल कर्तव्य लिए गए? केवल एक ही मूल कर्तव्य लिए गए। इसी तरह 1935 के अधिनियम की बात करें, मैंने वही टॉपिक लिए जो आपके सिलेबस में, मैं विस्तार से इनकी व्याख्या कर दूंगा। पहले तो आपको इस वीडियो में समझाया कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या नहीं पूछे जा रहे। आपके विस्तार से मैं एक एक चीज़ों को लूंगा, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है, और समय कम है तो इस तरह से हम इसी तरह से पढ़ाई करेंगे ताकि कम से कम समय में आपका अधिक से अधिक मैटेरियल तैयार हो सके, और आपका जो सपना है वरिष्ठ अध्यापक बनने का वो बिल्कुल साकार हो सके। तो 1935 के अधिनियम में, 1919 का अधिनियम में अधिकांश यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केंद्र में देश शासन की स्थापना कब हुई, या देश व्यवस्था कब हुई, या प्रांतीय संहिता कब हुई। तो ये आपको मैंने समझा रखा है अच्छे से, फिर भी आप एक बार फिर देख लीजिए। 1935 के अधिनियम में एक चीज जरूर ध्यान रखना कि मताधिकार का जो प्रयोग हुआ सर्वप्रथम,
1935 के अधिनियम में जो मताधिकार का रूप था कैसे था, यानी कि सार्वभौमिकता किस तरह से था। तो आपको बता दूं 1935 के अधिनियम में जो मताधिकार था वो सीमित था। क्या था? सीमित मताधिकार था। सीमित का मतलब ये है कि मत का प्रयोग वही कर सकता था, क्योंकि 1935 के अधिनियम में केंद्र में चुनाव हुए, विभिन्न प्रांतों में केंद्र शासित जो अंग्रेज शासित प्रदेश थे उन प्रांतों में जो मताधिकार का प्रयोग हुआ वो सीमित था। सीमित का मतलब यह है कि वही व्यक्ति वोट दे सकते हैं जिनके जो कर देते हो, यानी कि जो आयकर देते हो, जो शिक्षा प्राप्त किए हुए, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर रखी है, जैसे बीए, एमएससी या वकालत की जो शिक्षा प्राप्त कर रखी है, या जिनके पास संपत्ति हो, यानी कि जो उन्होंने तय कर रखी थी भाई उनके पास इतनी संपत्ति होना चाहिए, या जिन्होंने इतनी शिक्षा प्राप्त कर रखी है, या जो इतना आयकर देते हैं, वही व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। यानी कि सीमित मताधिकार था, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं था। ये आपको ध्यान रखना है कि किन आधारों पर मताधिकार का प्रयोग था। तो 3 कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर। इस तरह से संविधान के एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, जिस तरह से हमने विश्व बुक गोल को कंप्लीट किया है। और आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा ऐप का, जो आप वहां से डाउनलोड करके हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। 2 दिन दीजिए मैं, और 2 दिन में आपकी देखना आपकी जो जीके की जो तैयारी है वो बिल्कुल आसान और बहुत अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो दोस्तों, आपका आरवी मानुषी पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि अब समय बिल्कुल कम है, रिवीजन करना है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े वो आपको देखना है। लेकिन जिम्मेदारी मेरी भी है कि आपके इस बार संविधान से एक भी % गलत नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, चलो आप पहले आप सिलेबस देखिए कि आपका सिलेबस क्या है। संविधान का इतिहास, अंबेडकर की भूमिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजनीतिक दल, दबाव समूह, भारतीय विदेश नीति, नेहरू की भूमिका, भारत और यूएनओ की भूमिका, वर्तमान परिदृश्य, 1919-1935 का अधिनियम। ठीक है, अब आपके चाहे आप 2016 या 18 या अभी आपके जो 2022 में दिसंबर में जो एग्जाम हुए उनका पेपर देखिए। आपके संविधान में, भारत के संविधान से, इनसे आपके टोटल 10 प्रश्न पूछे गए। 10 प्रश्नों में से आपके 3 प्रश्न आपके अनुच्छेदों से ही पूछे गए। ठीक है, तो आपके 395 अनुच्छेद है। तो आपको काम ये करना है, नंबर 1 तो कि आपको मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, केवल इनके यानी कि 5 ही टॉपिक है। 395 से इनसे संबंधित जो मूल अधिकार है आपके टोटल 40 से 50 या फिर आपके अधिकतम 60 अनुच्छेद, कितने में से 395 से केवल इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है उनको याद करना है, क्योंकि वही अनुच्छेद आपके पूछेंगे। आपको पूरे अनुच्छेद याद नहीं करने, आपको राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद, मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद ही आपको अच्छे से याद करना है। जैसा कि अगर मूल कर्तव्य से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, और मूल कर्तव्य से नहीं पूछेंगे बच्चों की तरह आपके कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं, कौन से समिति ने सिफारिश दी, कब बना, ये बिल्कुल आसान वाले हो गए। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, यानी कि आपके 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्यों में से आपके 4 ABCD में 4 मूल कर्तव्य देंगे। उनमें से आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य आपके 51 क में नहीं है, या फिर देखो इस तरह से पूछेगा आपके कि अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का सही क्रम क्या है। अब आपकी वहां पर 4 थे, तो आपका सही क्रम ये था धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग। और दूसरे ऑप्शन थे, उसमें क्या था, उसमें पहले आपको भाषा रख दिया आगे और धर्म पीछे रख दिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि सही क्रम क्या है। जैसे पहले आपके धर्म आएगा, फिर भाषा आएगी, फिर प्रदेश या वर्ग आएगा। तो ये भी आपको क्रम ध्यान रखना है। यानी कि अब आपको संविधान में जो टॉपिक सीमित है आपके, यानी कि आपके टॉपिक बिल्कुल सीमित है, और सीमित होने के कारण आपके एग्जामिनर बहुत गहराई से आपके क्वेश्चन पूछेगा, तो इन पर आपको समझना होगा। इसी तरह मैंने आपसे कहा कि आपको अनुच्छेद याद करने हैं, तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 41 में किससे संबंधित है, आपके नीति निर्देशक तत्वों से। आपके मिलान वाले अनुच्छेद भी आएंगे कि आपके लोक सहायता में किस शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ। अब लोक सहायता में यानी कि आपको देखना होगा, वहां पर आपके 4 ऑप्शन थे, कौन कौन से थे, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और चिकित्सा सहायता। यानी कि लोक सहायता में आपके इसमें से 4 शब्दों में से किसका प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसमें आपकी चिकित्सा सहायता का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या आपके बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी का इसमें प्रयोग किया गया है, ये चीजें आपको देखनी है। इसी तरह किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख है,
यहाँ पर दिया हुआ है। आपको मैंने बता दिया कि ये इनसे संबंधित अनुच्छेद आपको याद करने हैं। अगर आपको 3 में से 3 मार्क्स यानी कि 3 क्वेश्चन आपको सही करने हैं तो आपके 74, 75, 78 में आपका इसमें उल्लेख है। इसी तरह अनुच्छेद सम्मिलित कीजिए, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है, 18 करता है, मूल अधिकार से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद में हम देखेंगे राजनीतिक दल, दबाव समूह। ठीक है, राजनीतिक दल और दबाव समूह क्या है, पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि आपको किस तरह से आपको याद करना है। जैसा कि पहले तो राजनीतिक दल में याद करेंगे तो पहले अपन को यह ध्यान होना चाहिए कि राष्ट्रीय दल क्या होता है। अब राष्ट्रीय दल के लिए आपको परिभाषा पूछ सकता है, तो आपको सीधा सा फॉर्मूला याद करना होगा 2 4 6। ठीक है, 2 4 6 का मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि 2 यानी कि अगर कोई सा भी दल अगर लोकसभा की कुल सीटें हैं, मान लीजिए आपकी कुल सीटें हैं 545, अगर 545 में से भी कौन सा भी दल 2% सीटें जीत जाता है तो वो राष्ट्रीय दल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय दल कहलाएगा। ये आपको समझना होगा, क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय दल कहलाएगा। या फिर आपको 4 यानी कि अगर कौन सा भी दल अगर 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, किसके रूप में? राज्य स्तरीय, न कि राष्ट्रीय स्तरीय। अगर राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तभी वो राष्ट्रीय दल कहलाएगा। ठीक है, और चौथा यानी कि अगर किसी भी दल को लोकसभा के चुनाव में, किसमें? लोकसभा के चुनाव में अगर उसको 6% मत मिलते हैं, वैध मतों का 6%, यानी कि कितना? यानी कि 6% मत किसका? वैध मतों का 6% उसको मिलते हैं, तब भी वो राष्ट्रीय दल बन जाएगा। इसी तरह अगर किसी दल को कुल लोकसभा की जो सदस्य संख्या है, लोकसभा की सदस्य संख्या का कितना? 2% मिलता है तो भी राष्ट्रीय दल कहलाएगा। आपको 2 4 6 गिनती याद रखनी है। 2% का मतलब लगभग 545 में से 11 सदस्य अगर उसके जीतते हैं राष्ट्रीय दल के तो वो राष्ट्रीय दल कहलाएगा। ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। अब आपकी ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा दल है जिसने 4 राज्यों के राज्य स्तरीय दल के रूप में, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त की है। अगर आपकी बात करें तो आपका एक राष्ट्रीय दल है, कौन सा? राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी। राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी ऐसा दल है जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसके जो वर्तमान जो अध्यक्ष है वो संगमा है। तो ये संगमा, ये राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी है जिसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है। और ये 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो मेघालय है आपका, एक मणिपुर है, एक नागालैंड है और एक आपके अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों में ये पार्टी राज्य स्तर के रूप में दर्ज थी। इस कारण इसको राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है? किस राजनीतिक दल को 17वीं लोकसभा में राष्ट्रीय दल के रूप में भाग नहीं लिया? अब आपके 8, अब 1 9 हो गया, यानी कि आपके आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है, तो 9 राष्ट्रीय दल है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपके ये भी आ सकता है कि आपके राष्ट्रीय दलों को स्थापना दिवस के अनुसार सही क्रम जमाइए। जैसा कि आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे प्राचीन है जिसकी स्थापना 1885 में हुई, किसकी? राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसके बाद में अगर आप देखें तो आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, कब हुई? 1925 में हुई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन 1964 में हो गया। होने के बाद में इसकी 2 शाखाएं हो गई, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 2 शाखा होने के बाद में जो दूसरी बनी वो मार्क्सवादी बन गई, मार्क्सवादी। इसके बाद में आपके 2 पार्टी कौन कौन सी हो गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। 1964 में इसका विभाजन हो गया। इसके बाद में काशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी बना दी, ये चौथा हो गया। इसके बाद में 1998 में आपके ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बना दी, तृणमूल कांग्रेस। उसके बाद में 1999 में आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो अभी आपके देखा होगा ड्रामा आपने महाराष्ट्र में चल रहा है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये शरद पवार की जो 1999 में इसका गठन हुआ, तो 3 3 6 और एक आपके 7, यानी कि इस तरह से आपके 8 यानी कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता
प्राप्त है, और एक आपके आम आदमी पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी। कब? 1980 में। इस तरह से आपके 8 ये राष्ट्रीय दल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, प्राचीन से नहीं। जैसे प्राचीन सबसे कौन सा है? कांग्रेस है, उसके बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में, और सबसे नवीन कौन सा है? आपके राष्ट्रीय पीपल्स पार्टी 2013 में। इस तरह से उसके बाद में अगर आम आदमी पार्टी है तो नवीन हो जाएगा। इसी तरह किस तरह से पूछा गया आपके, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ? पता है आपको विभाजन कब हुआ? इसी तरह आज असम गण परिषद की स्थापना कब हुई? ये आपकी राज्य स्तरीय दल है। इसी तरह दल स्थापना करता, चुनाव चिन्ह आपको ध्यान रखना है। और आपकी ये क्वेश्चन भी पूछा गया, दबाव समूह। दबाव समूह होता क्या है? जैसे बात करें आपके दबाव समूह होता क्या है? दबाव समूह कुछ नहीं होता, एक संगठन होता है जिसको हम अनौपचारिक सरकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अनौपचारिक सरकार। अनौपचारिक सरकार। किसको? दबाव समूह को अनौपचारिक सरकार भी बोलते हैं, या फिर इसको आदर्श सरकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदर्श सरकार। ठीक है, आदर्श सरकार बोलते हैं। दबाव समूह सरकार से संबंधित हो सकते हैं या सरकार समाज से संबंधित। जैसे मान लीजिए आपकी शिक्षक संघ हो गया, या छात्रों का संघ हो गया, या मजदूर संघ हो गया, या व्यापारियों का संघ हो गया। ये सब दबाव समूह है जो क्या करते हैं, पर्दे के पीछे रखकर अपनी मांगों को मनाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। तो आपके क्वेश्चन जरूर आएगा कि इनमें से कौन से पार्टी से, यानी कि किस राजनीतिक दल से कौन सा दबाव समूह संबंधित है। जैसे इंटक, एटक आपके पूछा होगा। जैसे भारतीय मजदूर संघ आपके भाजपा से संबंधित है, तो उनका मिलान आपको करना होगा कि कौन कौन से, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको राजनीतिक दल और दबाव समूह इस तरह से, जैसे भारतीय मजदूर संघ का संबंध भाजपा से, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि इंटक का संबंध किससे है? आपके कांग्रेस है। इनकी स्थापना कब हुई? ये आपको देखना है। यहां से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि इसमें कुछ नहीं है। इसी तरह अगर आपके अंबेडकर की भूमिका देखें तो अंबेडकर का क्वेश्चन आएगा आपके कि कौन सी पुस्तक अंबेडकर साहब ने नहीं लिखी, ये कौन से निर्वाचन से जीते थे, पश्चिम बंगाल से जीते थे, किस समिति के अध्यक्ष थे, कब क्या किया, इनके बारे में आपको जरूर देखना है, और ये आपका काम है, यानी कि इन चीजों के बारे में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे, आप क्या आएगा? प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदन के रूप में सदस्य नहीं थे, कौन से प्रधानमंत्री? इसी तरह राष्ट्रपति के बारे में पूछेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में पूछेंगे, यानी कि उटपटांग क्वेश्चन पूछेंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में क्या पूछेंगे? एक तो पूछ सकते हैं कि विशेष। विशेष का मतलब है कुछ उनके साथ कुछ घटित हुआ हो। जैसे कौन कौन से? एक तो है वीवी गिरी। वीवी गिरी, अब वीवी गिरी के साथ क्या हुआ कि इसमें एक राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक पद्धति के अनुसार होता है। अगर फर्स्ट राउंड में किसी राष्ट्रपति को 50% से अधिक वोट नहीं मिलते तो दूसरी बार गणना की जाती है। गणना की जाती है। ऐसे राज्य मतलब भारत के इतिहास में पहली बार केवल पहले राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, जिनके चुनाव में किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तब इनके लिए इनके चुनाव में दूसरी बार गणना की गई। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिनके दूसरी बार गणना की गई? वो थे वीवी गिरी। कौन से? वीवी गिरी। गिरी में क्या है? ग है, ग से क्या हो गया? गणना। ठीक है, गणना यानी कि कौन से राष्ट्रपति? वीवी गिरी। इसी तरह आपके नीलम संजीव रेड्डी, नाम सुना होगा आपने। नीलम संजीव रेड्डी क्या है? अब आपको पता होगा नीलम संजीव रेड्डी पहले तो एक बार खड़े होने के बाद में राष्ट्रपति चुनाव में यह हार गए थे। हारने के बाद में फिर इनको 1978-79 में लगभग जब भाजपा की सरकार आई थी, उस समय भाजपा तो नहीं बोल सकते लेकिन भाजपा समर्थित जो सरकार थी इंदिरा गांधी के आपातकाल के बाद में, तब इनको खड़ा किया गया। तो इनको पहली बार भारत में किसी राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया। यानी कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया? तो आगे क्या है? नीलम संजीव रेड्डी में नी है, तो नी से क्या बन रहा है आपके? निर्विरोध। निर्विरोध राष्ट्रपति थे। इसी तरह आपके एक राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, नाम सुना होगा आपने। ज्ञानी जेल सिंह वही राष्ट्रपति थे जिनके समय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। किनकी? इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी और राजीव गांधी को इन्होंने शपथ दिलवाई थी। ज्ञानी जेल सिंह के समय आपको पता होगा सर्वप्रथम कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने वीटो का प्रयोग किया था? कौन से वीटो का? जेबी वीटो। और जेबी वीटो में आगे क्या है? जेल सिंह में ज, तो ज से क्या याद रखोगे? जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। इस तरह के आपको चीजों को ध्यान रखना होगा राष्ट्रपति से संबंधित, और बाकी चीजें आप याद कर लेना। इसी तरह आपको प्रधानमंत्री से संबंधित आपको कुछ चीजें याद करनी होगी। जैसे आपके चौधरी चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह।
अब चरण सिंह में क्या है, चरण का मतलब है पांव, चरण का मतलब क्या है, पांव। तो चरण का मतलब पांव, यानी कि चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके पांव कभी भी लोकसभा के किसी भी सदन में नहीं पड़े प्रधानमंत्री के रहते हुए, जिससे पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी कि इन्हें किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लिया, उसके पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनकी इनका लोकसभा में या राज्यसभा में गए ही नहीं है, ठीक है, नहीं गए। इसी तरह आपके विश्वनाथ सिंह, इनका पता है, विश्वनाथ सिंह, यानी कि ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया, जिस कारण भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिनको अविश्वास प्रस्ताव के कारण क्या दिया गया, इस्तीफा दिया गया। तो अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास में क्या है, अविश्वास, इसमें भी विश्वास, इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। बाकी भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता आपको पता है इससे, जिसे भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय जो एशिया एकता का सम्मेलन किया गया, उसके बाद में चीन और भारत के मध्य पंचशील का समझौता हुआ, उस पंचशील के 5 बिंदु आपको ध्यान रखना है, उसमें से आपको यह पूछ सकता है कि इसमें से पंचशील कौन सा नहीं है। इसी बाद में 1955 में फिर एशियाई एकता के लिए आपको बांडुंग सम्मेलन किया गया इंडोनेशिया में 1955 में, उसमें 29 देशों ने भाग लिया। इसमें ही सर्वप्रथम गुटनिरपेक्षता का विचार दिया गया। गुटनिरपेक्षता को मूर्त रूप देने के लिए 3 देशों ने 1961 में बेलग्रेड के, यानी कि यूगोस्लाविया की राजधानी थी बेलग्रेड में 1961 में क्या किया गया, यानी कि बेलग्रेड में ही आपके जो गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन किया गया, और इसकी जो अध्यक्षता की वो पर यूगोस्लाविया ने की गई, क्योंकि जहां पर गुट निरपेक्षता का जहां सम्मेलन होता है वहां वही देश उसकी अध्यक्षता करता है, इसमें यही प्रावधान है। इसके बाद में आप चलोगे तो आगे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का कौन कौन सा योगदान है, शांति का एकता प्रस्ताव हो गया, या फिर भारत ने, जिसे आपके भी पूछ सकता है कि भारत ने अभी तक यूएनओ में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी बार, कितने वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य रहा है, जिसे आपके पूछ सकते हैं। भारत का 8वीं बार अभी कार्यकाल चल रहा है, 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है, 7 बार पहले बन चुका है, और अभी 8वीं बार इसका सदस्य के रूप में कार्यकाल चल रहा है सुरक्षा परिषद के रूप में, आप सब जानते होंगे। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, तब आपके संविधान का 1% गलत नहीं होगा। तो आपको जो मैंने बताया वो आपको याद करना है, और उम्मीद है कि आपसे गलत नहीं होगा, और आपके सब में कंप्लीट करता जाऊंगा ताकि आपका 1% गलत ना हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका आर्य मानुषी पर स्वागत है। 1919-1935 का अधिनियम इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके इसके निश्चित रूप से प्रश्न 2 से लेकर 4 तो आते ही हैं, यानी कि कम से कम आपके 2% तो इससे पूछे जाएंगे, यानी कि 100 में से 2, यानी कि 2% केवल 10 मिनट की क्लास से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, इतनी मैं कोशिश करूंगा। चलो देखते हैं। देखने का मतलब यह है कि अगर आप देखोगे तो अंग्रेजों ने जितने भी सुधार किए वो छोटे स्तर से शुरू किए और फिर उनको बड़े स्तर पर लागू किया, यानी कि अंग्रेजों को अगर कौन से भी सुधार करने थे तो पहले उनको छोटे स्तरों पर लागू करते थे। अगर छोटे स्तरों पर ही वो सुधार, अगर उसमें कुछ खराबियां रहती थी तो उसको बड़े स्तर पर लागू नहीं करते थे। इसी कारण जितने भी सुधार अंग्रेजों ने किए वो पहले प्रांतों में किए, उसके बाद में ही उन्होंने केंद्र पर लागू किए। तो आराम से समझेंगे। आपको भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पहले पूछे गए थे। अगर क्वेश्चन देखें तो 21 दिसंबर को 2 क्वेश्चन पूछे गए और 22 दिसंबर को भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन और था जो इससे पूछा गया 3 क्वेश्चन, यानी कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया? भारतीय शासन अधिनियम 1935 में भारतीय संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा से कितने स्थानों की संख्या थी? इसी तरह 22 दिसंबर को किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में देशद्वय व्यवस्था विभाग की स्थापना की गई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इनको मैं बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, समझना है आपको, यानी कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत होने नहीं दूंगा। अगर बात करो 1919 का अधिनियम, तो 1919 का अधिनियम की शुरुआत आपके 20 अगस्त 1917 से होती है, जब अगस्त घोषणा की जाती है। अगस्त घोषणा आपके 20 अगस्त 1917 को की गई। इस अगस्त घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा भी बोलते हैं। अगर आपके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी आएगा कि 1919 का जो एक्ट था, अधिनियम था, उस समय भारत का सचिव कौन था, वायसराय कौन था, इसमें कंफ्यूजन होते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। सचिव छोटा है, 3 शब्द है, वायसराय 5 शब्द है, बड़ा है। मॉन्टेग्यू छोटा है और चेम्सफोर्ड बड़ा है। तो यानी कि मॉन्टेग्यू छोटा है तो सचिव, और चेम्सफोर्ड बड़ा है तो बड़ा वायसराय। यानी कि आपके सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू था, और वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद में इस 1919 के एक्ट को आपको 1 जनवरी 1921 को लागू किया गया, 1 जनवरी 1921 को लागू किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपके कि जब इसको लागू किया गया तो इंग्लैंड का या ब्रिटेन का या ग्रेट ब्रिटेन का वहां का प्रधानमंत्री कौन था? डेविड जॉर्ज वहां के प्रधानमंत्री थे। और आपके क्वेश्चन भी आएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि आपके वही क्वेश्चन सकते हैं जो मैं बताता हूं आपके, तो आपको मैं क्वेश्चन निकालता हूं वहां से कि आपके क्वेश्चन पूछने की क्या संभावना है और वहां से आपके क्वेश्चन डालता है। तो अब आपके पूछ सकता है कि 1919 का जो अधिनियम था उसमें उस अधिनियम को बनाते समय अंग्रेजों ने किस भारतीय महान समाज सुधारक से या किस महान व्यक्ति से पूछा गया था कि आपके क्या क्या विचार है, ताकि इसमें रखे जा सके। तो आपकी ध्यान रखना है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से पूछा गया था। इस अधिनियम से राय ली गई थी। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में। ये नरम दल के नेता थे, ठीक है। इसके बाद में अब आपको देखना है, इसको मैं आपको पहले आपको पर्ची देख लीजिए, पर्ची देखने के बाद में फिर इनके डाटा आपको याद कराता हूं। अगर बात करें तो आपके 1919 के अधिनियम में, अगर आप बात करूं तो 1919 के अधिनियम में आपके मुस्लिमों को प्रत्यक्ष निर्वाचन दे दिया गया था, केवल किनको? मुस्लिमों को। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के पेपर में, निम्न में से किस समुदाय को 1919 के अधिनियम में, मैं 1909 का नहीं पूछ रहा, आप मेरे शब्दों पर ध्यान दोगे, मैं जो बोल रहा हूं उन पर ध्यान देना है। 1919 के अधिनियम में किस समुदाय को प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं दिया गया? तो आपको बता दूं कि 1919 के अधिनियम में, 1909 के अधिनियम में तो मुस्लिमों को दे दिया, लेकिन 1919 के अधिनियम में लगभग जितने भी समुदाय थे, जैसे ईसाई, जो आपके यहूदी थे या आपके एंग्लो इंडियन थे, यूरोपीय थे, सबको प्रत्यक्ष निर्वाचन दे दिया गया। लेकिन एक समुदाय आपको ध्यान रखना है, पारसी को इसमें नहीं दिया गया था प्रत्यक्ष निर्वाचन। आपके पूछेगा इनमें से कौन सा समुदाय ऐसा है जिसको प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं दिया गया था, तो पारसी समुदाय को इसमें नहीं दिया गया था। इसके बाद में इस अधिनियम में क्या किया गया? एक तो इसमें जो गवर्नर जनरल की जो वीटो शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो लागू की गई? अगर बात करें तो आपको पहले मैं इनको आंकड़े बताने से पहले इसके बारे में परिचय कर लीजिए पूरा। अब 1919 के अधिनियम में ही आपके यहाँ पर उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया और यहाँ पर सर्वप्रथम 1919 के अधिनियम में ही सीमित मताधिकार दिया गया। सीमित मताधिकार मतलब आपके प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि संपत्ति के आधार पर किसके पास कितनी संपत्ति वही वोट दे सकता है, या किसके पास कोई कितना कर देता है वही वोट दे सकता है, या फिर कौन कितना शिक्षित है, यानी कि 3 आधार मान सकते हैं, शिक्षा, आपकी संपत्ति, आपके कर, इनके आधार पर इसमें सीमित मताधिकार दिया गया। और आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना भी इसमें की गई। कहां पर? आंशिक सीमित उच्चायुक्त। ये आपको 3 शब्द आपको ध्यान रखना है। इसे 1919 के अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? बिना सूरज का सवेरा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक का कथन था किसके बारे में? 1919 के अधिनियम के बारे में, कि ये बिना सूरज का सवेरा है, इनकी सुबह है, यानी कि बिना सूरज के ही सुबह हो चुकी है। 1919 के अधिनियम को ही सुभाष चंद्र बोस ने बेड़ियों का जाल कहा था, यानी कि अलग अलग है इनके कथन जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब आपको एक एक ध्यान देना है, यानी कि मैंने आपसे कहा था जैसे कि आपको अंग्रेज जो भी सुधार करते थे वो पहले छोटे स्तर पर करते थे, उसके बाद में उनको बड़े स्तर पर लागू करते थे। अब बात करें तो जो सुधार लागू किए गए अंग्रेजों ने, उस प्रथम प्रांतों में लागू किए गए, उसके बाद में केंद्र में लागू किए गए। अगर प्रांतों में बात करें तो प्रांतों में यानी कि अंग्रेजों ने उससे पहले 1919 के अधिनियम से पहले पूरी शक्ति प्रांतों की या केंद्र की सबकी शक्ति अपने हाथ में थी, यानी कि एक ही थी, यानी कि एक सत्तात्मक था, यानी कि पूरा जो फैसला था वो अंग्रेज का गवर्नर जनरल ही करता था। यानी कि देखो आपको न्याय देखा होगा कि वीटो खत्म का मतलब यह है कि जब 1919 के एक्ट में वीटो खत्म कर दिया तो यानी कि इसका मतलब है कि गवर्नर जनरल की शक्तियों को कम किया गया। तो वीटो खत्म किया गया तो सर्वप्रथम प्रांतों में क्या किया कि यहाँ पर प्रांतों में 1919 के अधिनियम में देद शासन की स्थापना की गई। देद शासन का मतलब यह है कि यहाँ पर 2 सूचियां बनाई गई, एक तो बनाई गई आरक्षित, एक बनाई गई स्थानांतरित। कब? प्रांतों में, केंद्र में नहीं बनाया, क्योंकि प्रांतों में देखेंगे पहले कि देद शासन सही करता है या नहीं करता है काम, और फिर क्योंकि प्रांतों में वहां स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, क्योंकि पहले आपके एक रहेगा, पहले एक व्यक्ति के पास रहेगा शासन, उसके बाद में 2 व्यक्तियों के पास रहेगा, फिर बाद में सभी व्यक्तियों सभी के पास रहेगा। तो प्रांतों में इस तरह से किया गया, पहले एक व्यक्ति के पास था प्रांतों में 1919 के अधिनियम से पहले, फिर 2 के पास आ गया कब? 1919 के अधिनियम में, फिर 2 से बाद में फिर सभी को दे दिया। इनकी प्रांतीय संहिता कब दी गई? 1935 की। इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। और जब इसमें दिया गया तो केंद्र में आपको ध्यान रखना है, केंद्र में बाद में दिया गया 2, कब? जब प्रांतों में, उसके बाद में 1935 के अधिनियम में। जब प्रांतों में 1935 में स्वायत्तता दे दी, उनको स्वायत्तता दे दी। ये आपको ध्यान रखना। देद शासन का मतलब क्या होता है? डायक्री इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और देद शासन में 2 थे, यानी कि 2 सूचियां थी, आरक्षित और स्थानांतरित। आरक्षित गवर्नर जनरल के पास रहती थी और स्थानांतरित भारतीय समूह के जो मंत्री थे उनके पास रहती थी।
अब आपको ध्यान रखना है कि आरक्षित में कौन कौन से विषय थे। एक तो वित्त था, पुलिस था, जेल था, न्याय था, राजस्व था, मुख्य मुख्य विषय थे। और आपके स्थानांतरित में कौन कौन से थे, शिक्षा, कृषि, स्थानीय सुशासन आदि ये विषय थे। तो आपके पूछ सकता है कि कौन कौन से विषय किस किस के पास थे, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह केंद्र में सर्वप्रथम 1919 में यहाँ पर द्विसदनीय विधानसभा का गठन किया गया। अब यहाँ पर द्वैत शासन अलग है, यहाँ द्विसदनीय विधानसभा अलग है। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना प्रांतों के बाद में लागू की जाएगी, क्योंकि प्रांतों में द्वैत शासन कब किया गया, 1919 में। तो प्रांतों के बाद में फिर केंद्र में 1935 में द्वैत शासन की स्थापना की गई, और प्रांतों में फिर वहां पर क्या किया गया, वहां पर 1935 में यहाँ पर स्वायत्तता दे दी गई। तो अगर द्विसदनीय विधानसभा है केंद्र में, तो यहाँ पर 2 सदन थे, एक था केंद्रीय विधान परिषद, दूसरा था राज्य परिषद। केंद्रीय विधान परिषद में 145 सीटें थी, जिसमें 3 साल का कार्यकाल था। राज्य परिषद में 60 सीटें थी, जिनका कार्यकाल 5 साल था। अभी भी तुम देखोगे केंद्रीय विधान परिषद को लोकसभा बोलते हैं अभी वर्तमान में, लोकसभा, और इसको राज्य परिषद को क्या बोलते हैं, इसको राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा में र है, राज्य परिषद में र है, राज्यसभा में भी क्या है, र है। तो आप देखोगे वर्तमान में पहले इसमें 3 साल का कार्यकाल था और इसमें 5 साल का कार्यकाल था। वर्तमान में तुम आप देखोगे तो लोकसभा में वर्तमान में 5 साल का कार्यकाल है और राज्यसभा में 6 साल का कार्यकाल है, यानी कि कभी भंग नहीं होती है राज्यसभा, तो ऐसे रहता है, लेकिन 6 साल का कार्यकाल रहता है। तो केंद्रीय विधान परिषद पिछले इसमें कम कार्यकाल था और राज्य परिषद इसमें ज्यादा कार्यकाल था। तो 60 में से अब आप देखना कि उसमें से 34 सदस्य तो 60 में से निर्वाचित होते थे, और केंद्रीय विधान परिषद में 104 सदस्य निर्वाचित होते थे। बाकी बचे सदस्य जैसे इसमें बचे वो इसमें मनोनीत होते थे, और इसमें बचे 26 सदस्य वो क्या होते थे, वे मनोनीत होते थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी विधानसभा की बात करें केंद्र में, तो प्रथम निर्वाचन 1920 में हुए थे और अंतिम निर्वाचन 1945 में हुए थे। ये तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में 1935 के दिन में क्या किया गया। नंबर 1 तो किया गया कि यहाँ पर एक संघ न्यायालय होगा और साथ में केंद्र में एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके कि संघ न्यायपालिका क्या था, यानी कि क्या अंतिम शक्ति थी, यानी कि जिस संघ न्यायपालिका की स्थापना की गई भारत में, क्या वो अंतिम शक्ति थी, यानी कि सुनवाई की। क्योंकि वर्तमान समय में आप देखोगे सर्वोच्च न्यायालय के बाद में कोई भी उसकी सुनवाई नहीं कर सकता, वही अंतिम केंद्र है। तो लेकिन उस समय यह अंतिम केंद्र नहीं था। संघ न्यायपालिका की विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब आपको भी ध्यान रखना है 1919 के अधिनियम में आप देखोगे केवल 2 ही सूचियां थी। कितनी थी? 2। अगर आप देखोगे 1919 कितने 2 बार है, 1919 2 बार है, तो उसमें केवल 2 ही सूची थी। कौन कौन सी? एक प्रांतीय सूची, एक संघ सूची। उसके बाद में 1935 के अधिनियम में 2 सूचियां वो जुड़ी गई, यानी कि सूची तो एक ही जुड़ी गई लेकिन एक अस्पष्ट रूप थी। तो 1935 के अधिनियम में 3 सूचियां बनाई गई। कौन कौन सी? प्रांतीय सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, और जो अंतिम थी अवशिष्ट सूची। तो ये चार सूचियां हो चुकी है 1935 के अधिनियम में। तो आपके ये पूछेगा कि अवशिष्ट सूची पर अधिकार बढ़ाने का अधिकार किसको था 1935 के अधिनियम में? तो गवर्नर जनरल को उसमें अधिकार था अवशिष्ट सूची को, इस जिस तरह अभी वर्तमान में केंद्र सरकार को है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। उसमें 1919 में प्रांतीय संघ और 1935 में समवर्ती और अवशिष्ट सूची। तो ये सब चीजें मैं आपको वहां पर जोड़ दूंगा। जैसे आपके यहाँ पर दिया गया था भारतीय संघ अधिनियम में 1919 के अधिनियम के अंतर्गत किसी विषय को केंद्रीय विषय की सूची में शामिल किया गया, तो रक्षा, विदेशी आयात निर्यात, मुद्रा को इसमें शामिल किया गया। तो ये आपको बिल्कुल सिंपल था, ताकि आपको फटाफट आपको याद हो जाए, आपका समय भी कम लगे। और इन सब विषयों को मैं आपको ऐप में जोड़ दूंगा ताकि आप फटाफट रिवीजन करो। अगर आपने भी ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। 2 दिन में आप उसका संपूर्ण रिवीजन कर सकते हो, यानी कि पूरे सिलेबस को आप 1-2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि मैंने इस तरह से आपको उसमें बनाया है ताकि आप पूरे क्वेश्चन ऐप में से, या आपके चाहो तो वीडियो देख लो, और वीडियो में अगर कंप्लीट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मत लो ऐप। और वीडियो में आपको लग रहा है कि पूरा नहीं कर पा रहे, कहीं नंबर कट सकते हैं, तो आपको ऐप जरूर डाउनलोड करना होगा और वहां से आपको कोर्स जरूर लेना होगा। उसमें आपको 1-2 दिन लगेंगे पढ़ने में पूरा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आरवी मानवी पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके टॉपिक है राजनीतिक दल और दबाव समूह। दोनों से एक एक क्वेश्चन आता है और दबाव समूह से हमेशा हम प्रश्न गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दबाव समूह के बारे में अच्छी समझ विकसित नहीं होती है। जैसा कि आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा भारत में, यानी कि सामाजिक वालों की पूछा गया था 21 दिसंबर को, कि कौन सा भारत में असामुदायिक दबाव समूह नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे: युवा तुर्क, शिवसेना पार्टी,
विश्व हिंदू परिषद और सिंडिकेट। अगर आप में समझ होती तो इसका आंसर अधिकांश बच्चे सही देते और बहुत सौ ने सही भी दिया होगा। तो मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस तरह से दबाव समूह समझना है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मैटर है उसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए, अगर दबाव समूह के बारे में देखें तो आपके कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। नंबर 1, इसकी उत्पत्ति किससे होती है। आपसे पूछ सकता है कि इसकी उत्पत्ति अमेरिका से हुई और 1908 में आर्थर बेंटले ने अपनी पुस्तक में सर्वप्रथम दबाव समूहों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। यानी कि सर्वप्रथम किसकी पुस्तक, आर्थर बेंटले की पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है दबाव समूह का। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपके कि इसके सदस्य कितने हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति दबाव समूह में, यानी कि एक व्यक्ति कितने दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है। तो जैसा कि राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल में प्रत्येक व्यक्ति एक ही राजनीतिक दल से संबंध हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति दबाव समूह में अनेक दबाव समूहों से संबंधित हो सकता है। यानी कि ये आपके कथन आएगा, जैसा कि एक व्यक्ति कृषक संघ से भी संबंधित हो सकता है, या सरकारी कर्मचारी से भी संबंधित हो सकता है, या छात्र संघ से भी संबंधित हो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति दबाव समूह से, यानी कि कितने भी दबाव समूह से संबंधित हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, दबाव समूह अपने साधनों का, यानी कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कौन से साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि राजनीतिक दल अपने जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए केवल संवैधानिक, यानी कि संविधान में जो साधन है, जैसा कि आपको पता है कि चुनाव आयोग एक काम देखता है कि राजनीतिक दल जो अपने साधनों का प्रयोग कर रहे हैं वह संविधान के अनुरूप है या नहीं है। जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो चुनाव आयोग का कहना है कि किसी व्यक्ति के 2 ही संतान होना चाहिए, नहीं तो उसका चुनाव अवैध कर देते हैं। या फिर चुनाव में धांधली का उपयोग, यानी कि पूरी तरह से राजनीतिक दल अपने चुनाव में केवल संवैधानिक साधनों का प्रयोग ही कर सकते हैं। जबकि दबाव समूह क्या करते हैं, दबाव समूह अगर उनका हित हो, यानी कि उनके लक्ष्य अगर संवैधानिक रूप से प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो वो इससे परे भी जा सकते हैं, यानी कि वो दूसरे संसाधनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस पर लागू नहीं होती, यानी कि ये आपके कथन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दबाव समूह कितने प्रकार के हैं। तो अगर देखें तो आमंड और पावेल ने अपनी पुस्तक में उसी के अनुसार भारत में दबाव समूहों को पढ़ते हैं। तो आमंड और पावेल ने दबाव समूहों को 4 भागों में बांटा है और ये 4 भागों को आपको समझना है। कैसे कि एक तो होता है संस्थानात्मक, एक होता है समुदाय, एक होता है असमुदायात्मक, एक होता है प्रदर्शनकारी। संस्थानात्मक क्या होता है ये आपको सब पढ़ाएंगे, लेकिन इनको समझना आवश्यक है। संस्थानात्मक मतलब ये होता है कि ऐसे दल होते हैं जिनका एक संरचना होती है, यानी कि जिनकी एक निश्चित संरचना होती है। जैसा कि मान लीजिए क्या आपकी कृषक संघ की कोई संरचना नहीं है उसमें, यानी कि उसका कोई वो ये नहीं है, उसमें कृषक संघ में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कर्मचारी संघ है तो कर्मचारी संघ में कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कोई भी हो। लेकिन संस्थानात्मक मतलब है जिसकी एक संरचना हो, यानी कि जो निश्चित रूप से गठित हो। जैसा कि राजनीतिक दलों से, यानी कि राजनीतिक दलों से संबंधित जो समूह होते हैं वो उसकी एक निश्चित संरचना होती है। जैसा कि कांग्रेस का इंटक है तो इंटक AINTUC ये इंटक है, तो इसकी एक निश्चित संरचना है कि कांग्रेस का सदस्य ही इसमें भाग लेता है, इस दल में, यानी कि इसकी निश्चित संरचना है। इसी तरह बीजेपी की भारतीय मजदूर संघ, यानी कि भारतीय मजदूर संघ में जो इसकी संरचना बनाएगा वो बीजेपी बनाएगी, बीजेपी तय कर देगी कि इसमें वही व्यक्ति इसमें सदस्य ले सकते हैं। इसी तरह साम्यवादी है एटक सेटू, इसके 2 है, एक तो एटक है, एक सेटू। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मिलान वाले भी आ जाते हैं आपके कि निम्नलिखित दबाव समूहों को राजनीतिक दलों से मिलान कीजिए। अगला है समुदायात्मक। समुदाय का मतलब यह है कि जिसकी कोई संरचना नहीं होती, लेकिन जो एक समूह के रूप में, यानी कि समुदाय के रूप में, जैसे अपना समाज होता है, समाज में एक समुदाय होता है, तो समुदाय के द्वारा बनाए गए समूह को समुदायात्मक समूह कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए कृषक समुदाय हो गया, जैसे कृषक समुदाय हो गया, इसी तरह श्रमिक समुदाय हो गया, इसी तरह व्यावसायिक समुदाय हो गया। ये सब समूह के रूप में, यानी कि समुदाय के रूप में कार्य करते हैं, समूह के रूप में कार्य करते हैं, तो इनको समुदाय दल यानी कि दबाव समूह बोलते हैं। अगला है असमुदायात्मक, यानी कि जिनका कोई समूह नहीं होता है, कोई समुदाय नहीं होता। जैसा कि मान लीजिए आपका कृषक व्यक्ति है, तो कृषक व्यक्ति का तो एक पहचान है कि ये कृषक है, तो ये कृषि से रहने वाला है कि इसे बिलोंग करता है। ये श्रमिक है तो श्रमिक समुदाय से बिलोंग करता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका कोई धर्म है तो धर्म से, यानी कि धर्म के आधार पर भी बहुत से व्यक्ति समूह बना लेते हैं, तो उसका कोई धर्म नहीं है, यानी कि अलग अलग जो एक उसका कोई असमुदाय, यानी कि उसको कभी भी नहीं बोलते कि हिंदू धर्म का है, हम धर्म ही बोलते हैं, न कि समुदाय बोलते हैं। यानी
कि जैसे धार्मिक समुदाय से हो गया, या फिर जातीय हो गया, या युवा तुर्क हो गया, या गांधीवादी हो गया, जिसका कोई समूह नहीं है, यानी कि वो अलग अलग हो सकते हैं, जिनका कोई गठन का कोई प्रकार नहीं है। यानी कि एक ही धर्म के अलग अलग समूह हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए धर्म में, आपके हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में कोई कर्षक भी हो सकता है, श्रमिक में हो सकता है, व्यवसायिक संघ का भी हो सकता है। तो इसका गठन समुदाय के रूप में नहीं होता है, या विस्तृत रूप से फैले हुए होते हैं। अगला है प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारी ऐसे होते हैं जो अपने केवल क्रांतिकारी यानी कि अपने हिंसक प्रदर्शन के द्वारा ही अपनी मांगों को मनवाते हैं। जैसा कि लिबरेशन फ्रंट जम्मू कश्मीर का है, रणवीर सेना आपके बिहार में है, इसी तरह बबल खालसा, खालिस्तानी कमांडो फोर्स, ये आपके पंजाब से संबंधित है। अब आपके इसी तरह छात्र संघ से संबंधित राजनीतिक दलों को आपको ध्यान रखना है। जैसा कि कांग्रेस से कौन सा संबंधित है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI, बीजेपी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, CPI से यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF, और CPIM यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ASFI। आपको इसी क्वेश्चन पूछा गया था कि CPI और CPIM का विभाजन कब हुआ था, तो 1964 में होता। ये आपको पहले मैंने बता दिए थे। अब आपके न्याय क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कौन सा असमुदायिक दबाव समूह नहीं है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, युवा तुर्क, शिवसेना पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और सिंडिकेट। अब आप देखोगे युवा तुर्क आपके जानते हो, विश्व हिंदू परिषद इसका कोई वजूद नहीं है, सिंडिकेट का भी कोई नहीं है, लेकिन शिवसेना आपको जानते हो, युवा तुर्क का कोई, यानी कि जो एक तरह से वे व्यक्ति जो अपने विचारों में, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो ऐसे छात्र जो अपने विचारों में क्रांतिकारी यानी कि एक तरह से अलग विचार रखते हैं, उनको युवा तुर्क बोलते हैं। विश्व हिंदू परिषद यानी कि इनका भी कोई समुदाय तो नहीं है, इसमें भी कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। इसी तरह सिंडिकेट ऐसे वर्दी व्यक्तियों का समूह होता है जो अपने विचारों में एक तरह से कट्टरपंथ यानी कि एक तरह से धार्मिकता यानी कि अपने विचारों बने रहते हैं, पूर्वाग्रहों पर चलते हैं, मान्यताओं पर चलते हैं, उन वर्दी व्यक्तियों का समूह होता है सिंडिकेट। एक कांग्रेस का भी एक समूह था जब इंदिरा गांधी के समय। तो शिवसेना पार्टी तो आपके राजनीतिक दल से संबंधित पार्टी है, यानी कि एक दल है किससे, राजनीतिक दल से। और राजनीतिक दल किसमें है, राजनीतिक दल आपके संस्थानात्मक है। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, शिवसेना पार्टी, ये नहीं है आपके। अब मैंने आपको राजनीतिक दलों के बारे में बताया था, वीडियो बनाया था, प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो दे रखे हैं, तो उनमें आपके 2-3 क्वेश्चन रह चुके हैं, तो उनको भी आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 1 तो क्वेश्चन ये बनेगा आपके कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किस अधिनियम के द्वारा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारतीय जनप्रति अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के द्वारा होता है। 29(a) के द्वारा इसका पंजीकरण होता है। और धारा आपको 16(a) भी ध्यान रखना है, यानी कि भारतीय जनप्रति अधिनियम 1951 की धारा 16 भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 16(a) आपको ईवीएम का प्रयोग करने की अनुमति देती है। कौन से, धारा 16(a) आपको ईवीएम के यानी कि चुनाव में ईवीएम के प्रयोग करने की अनुमति देती है। अब भारतीय जनप्रति अधिनियम क्या संवैधानिक कानून है, यानी कि संवैधानिक, क्या संवैधानिक कानून नहीं। संवैधानिक का मतलब है जो संविधान में दिया हुआ, ये है साविधिक। साविधिक का मतलब यह है कि यह संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, यानी कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून क्या बोलते हैं, साविधिक कानून। और जो संविधान में हो उसको बोलते हैं संवैधानिक कानून। तो ये साविधिक कानून है जो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद में कुछ दल है जो आपसे पूछ सकते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना कब हुई, तो इनको भी ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं इनको भूल गया था उस वीडियो में। तो आपको देखना है पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1948 में किसने की, जेपी नारायण और नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1948 में। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में राजगोपालाचारी के द्वारा की गई। और इसमें एक बार आपके पूछा गया था कि इनमें से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है, तो आपके के एम मुंशी आप जानते हो मत्स्य संघ की जो स्थापना की गई थी राजस्थान में, के एम मुंशी की इससे भी की गई थी। तो के एम मुंशी भी किससे संबंधित थे, स्वतंत्र पार्टी से संबंधित थे। इसी तरह भारतीय क्रांति दल को लोकदल भी बोलते हैं, यानी कि आपके लोकदल भी आ सकता है या फिर आपकी क्रांति दल भी आ सकता है। तो भारतीय क्रांति दल 1967 में चौधरी चरण सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसी प्रकार कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना 1971 में की गई थी जगजीवन राम के द्वारा, यानी कि श्री जगजीवन राम के द्वारा की गई थी। और फिर बाद में इन्हीं सभी पार्टियों को मिलाकर बाद में 1971 में एक दल का स्थापना की गई थी, जनता दल की स्थापना की गई थी।
जनता दल की स्थापना कब की गई थी? 1971 में। उसके बाद में 1980 में आपको पता है भारतीय यानी कि बीजेपी की स्थापना होती है लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बच रहे थे, आपको बता दिए। और ये जो आपके वीडियो आते हैं ये मत समझना कि आपके कोर्स में बिल्कुल अलग मैटर है। जो कोर्स में मैटर नहीं है वो मैं आपको यूट्यूब पर हल करा रहा हूँ। और कोर्स आप बोल रहे हो सर पहले 139 का था, 149 का था, अब 221 का है, तो बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे मैटर जुड़ेगा उसमें, तो बढ़ता ही जाएगा। हो सकता है आपके 500 रुपये तक चला जाए। तो इसलिए आपके पास अभी 2-3 दिन का समय है कि आप उसको जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। और ऑफर होगा तो ऑफर दे देंगे, लेकिन इससे कम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप 2 या 3 दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हो, 1 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, ताकि आपको पूरा लाभ मिले, ताकि आपका स्कोर 80+ हो। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपके ऐप में, आपके कोर्स में सब कुछ जोड़े और वीडियो के माध्यम से आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, ताकि वीडियो में आपको एक्स्ट्रा मिले और सब कुछ आपको यहाँ सीखने को मिले, ताकि इस बार आपका पेपर बहुत अच्छा हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।